अन्वय नायक मामले में गिरफ्तार हुए अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिल गया था, लेकिन आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि 2 साल पुराने केस को उकसाने के मामले में रिपब्लिक टीवी के एंकर और संस्थापक अर्नब गोस्वामी और उनके 2 अन्य साथी को दी गई अंतरिम जमानत तब तक जारी रहेगी जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट याचिका का निपटारा नहीं कर देता है। और साथ ही ये भी कहा है कि न्यायपालिका को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक कानून नागरिकों का चुनिंदा तरीके से उत्पीड़न करने के लिए हथियार न बने। आगे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब को 11 नवंबर को अंतरिम जमानत दी थी। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले में सुनवाई की थी। अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों को राहत देने के कारणों पर भी प्रकाश डाला। पीठ ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दायर याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले करने के दिन से 4 सप्ताह बाद तक पत्रकार अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत कायम रहेगी। आगे पीठ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, निचली अदालतों को राज्य द्वारा आपराधिक कानून के दुरुपयोग के प्रति सतर्क रहना चाहिए। उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक कानून नागरिकों को चुनिंदा तरीके से उत्पीड़न करने का हथियार न बने। कोर्ट ने आगे कहा कि उन नागरिकों के लिए इस अदालत के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते जिन्होंने प्रथम दृष्टया ये दिखाया है कि राज्य ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी की एक दिन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2 आरोपी एन शारदा और फिरोज मोहम्मद शेख को 50-50 हज़ार रुपये के निजी मुआवजे पर अंतरिम जमानत दी है और उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने और जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए उन्हें राहत के लिए स्थानीय अदालत जाने को कहा था। अर्नब ने हाई कोर्ट द्वारा जमानत से इनकार किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक और उनकी मां के मामले में गिरफ्तार किया था। ये केस 2 साल पुराना था, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी 2 तबके में लोग बढ़ गए थे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत दे दिया था, उसको लेकर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि और भी जो लोग जेलों में पत्रकार और एक्टिविस्ट बंद हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई क्यों नहीं करता है। विरोधियों के हमले से उद्धव ठाकरे काफी गुस्से में हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने ऐसे हमले जारी रखे तो वो हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगे। उनकी यह प्रतिक्रिया तब आई जब इसी हफ्ते शिवसेना के एक विधायक प्रताप सरनायक के घर छापा पड़ा था। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को निशाना बनाया गया। कोरोना को लेकर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लगातार ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे का यह बयान शिवसेना का मुखपत्र सामना में छपा है। दरअसल हम आपको बता दें कि सामना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का साक्षात्कार छापा है। संजय राउत ने यह इंटरव्यू कई मुद्दों पर लिया है महाराष्ट्र की सरकार से। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार है। 1 साल पूरे होने पर संजय राउत ने कई मुद्दों पर उद्धव ठाकरे से सवाल किए हैं। इंटरव्यू में उनके बयान से लगता है कि वो अपने खिलाफ ऐसी कार्यवाही को शिवसेना सरकार को अस्थिर किए जाने के प्रयास के तौर पर देखते हैं। उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, यदि आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं तो याद रखें कि सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती है। उन्हें भी अतीत में केसों का सामना करना पड़ता है और शिवसेना बाल ठाकरे ने उन्हें बचाया था। इसलिए उद्धव ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा कि मैं शांत हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नपुंसक हूं। परिवार पर हमला करना हमारी संस्कृति नहीं है। ऐसे ही हिंदुत्व की संस्कृति भी है। यदि आप हमारे परिवारों और बच्चों को निशाना बना रहे हैं तो उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि उनके भी परिवार और बच्चे हैं। वो दूध के धुले नहीं हैं। अगर हम फैसला करते हैं तो हम जानते हैं कि उनकी खिचड़ी कैसे पकानी है। आपको बता दें कि संजय राउत एक सवाल करते हैं कि विपक्ष दावा करता है कि आप भाषणों में लोगों से हाथ धोने की बात कहने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। इस पर उद्धव ठाकरे का जवाब आता है और वो बोलते हैं,
मैं अभी सिर्फ लोगों को हाथ धोने के लिए कह रहा हूं। यदि वो विपक्षी नेता हम पर हमला करना जारी रखते हैं तो हाथ धो के पीछे पड़ूंगा। आर्किटेक्ट अन्वय नायक के मामले में अर्नब गोस्वामी से जुड़े एक सवाल के जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा, एक मराठी व्यापारी को बाहरी लोगों ने धोखा दिया। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा, आप मामले को कालीन के नीचे छुपाते हैं और जो लोग फिर से जांच करने की मांग करते हैं आप ईडी को उनके पीछे लगा देते हैं। आप चाहते हैं कि हम आंखें मूंद लें। आपको बता दें कि ईडी ने इसी हफ्ते महाराष्ट्र के शिवसेना के विधायक प्रताप सरनायक के घर और दफ्तर में छापेमारी की थी। इस छापे की कार्रवाई को लेकर दो कयास लगाए जा रहे हैं। पहला कि आर्किटेक्ट अन्वय नायक और उनकी मां के मामले, और दूसरा अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आवाज उठाने के मामले में। ये शिवसेना के विधायकों को डराकर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत में भी उद्धव ठाकरे परिवार के लोगों का ना मानने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं पूरे मामले को अफसोस के साथ देखता हूं। ये मृतकों से लाभ लेने की प्रवृत्ति है। मैं ऐसे लोग किसी काम के नहीं हैं। एक युवा लड़के ने अपनी जान गंवा दी और वो इसका राजनीतिकरण करने में लगे हुए हैं। ये गंदी और घृणात्मक राजनीति है। ये पूछे जाने पर जब सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनके परिवार को निशाना बनाया गया तो उन्हें कैसा लगा, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने जवाब देते हुए कहा, जिनके परिवार और बच्चे हैं उन्हें एक बार आईने में देखना चाहिए। हमें वो कदम उठाने के लिए मजबूर ना करे। अगर मैं तुम्हारे पीछे पड़ना शुरू कर दूं तो मैं एक विकृत व्यक्ति नहीं होना चाहता हूं। उद्धव ठाकरे ने लव जिहाद और गौ हत्या कानून को लेकर भी बीजेपी की जमकर आलोचना की। संजय राउत ने ठाकरे से कहा कि लव जिहाद की राजनीति के बजाय लव जिहाद की अवधारणा राजनीति में लागू क्यों नहीं होनी चाहिए। वो एक मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़की की शादी करने के विरोध में है। फिर आपने महबूबा मुफ्ती या नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू साथ गठबंधन कैसे किया। विभिन्न राजनीतिक दलों और अलग अलग विचारधारा वाले गठबंधन आपके काम के हैं। क्या ये लव जिहाद नहीं है? इस सवाल पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो हम करेंगे। हाँ साहब, इस पर एक कानून बनाइए, लेकिन पहले हमें बताइए कि केंद्र सरकार गौ हत्या विरोधी कानून लाएंगे कब? आप इसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक लाएंगे? उद्धव ठाकरे पूछते हैं, चूंकि केंद्र सरकार ने कश्मीर में प्रतिबंध हटा लिए हैं, गोवा या उत्तर पूर्वी राज्य जहां बीजेपी की सरकार है, क्या वो गौ हत्या विरोधी कानून लाएगी? वो कहते हैं कि इसे सिर्फ जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां मुद्दा बनाया जाता है कि कानून लाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए। वहीं दूसरी ओर हम आपको बता दें कि अर्नब के पक्ष में गृह मंत्री से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बयान सामने आए और कई राज्य में बीजेपी और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। तो कंगना को केंद्रीय गृह मंत्री ने जेट सिक्योरिटी की सुरक्षा तक दे दी। अब ताज़ा वाकया सामने आया है कि सुशांत की मौत के मामले में उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करने वाले पत्रकार अर्नब गोस्वामी के विरोध में आवाज उठाने वाली शिवसेना के विधायक प्रताप सरनायक के घर और दफ्तर पर ईडी की छापा मारी हुई है। शिवसेना संजय राउत ने बीजेपी का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला है और कहा है कि अगर आपने आज ये काम शुरू किया है तो हमें इसे खत्म करना जानते हैं। ये एक नया अध्याय है। जब कभी साथ रहे ये दोनों दल अब एक दूसरे के समर्थकों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कंगना रनौत ने भी उद्धव ठाकरे से तू तड़ाक की, बेहूदगी की सारी हदें पार की, मुंबई को पीओके तक बता दिया। बीजेपी खुलकर कंगना के पक्ष में खड़ी हो गई, जबकि शिवसेना ने उसे समझाने की कोशिश की कि कंगना जो कुछ भी कर रही है वो ठाकरे या महाविकास आघाड़ी सरकार का नहीं बल्कि मुंबई सरकार का अपमान कर रही है। लेकिन बीजेपी ने बावजूद इसके कंगना का खुलकर साथ दिया और यही काम अर्नब के मामले में भी किया। वैसे पिछले साल जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है तब से हर दिन ये पूछा जाता है कि बीजेपी इस सरकार को कितने दिन चलने देगी, क्योंकि बीते कुछ सालों में कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश तक विपक्षी दलों के सरकारों का क्या हश्र हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कभी सालों तक भगवा राजनीति करते थे ये दोनों दल, अब महाराष्ट्र में एक दूसरे से जमकर दो हाथ कर रहे हैं। संजय राउत ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि उसे महाराष्ट्र की सत्ता में आने का सपना अगले 25 तक के लिए भूल जाना चाहिए।
इसका मतलब साफ है कि शिवसेना महाविकास आघाड़ी के दोनों दलों एनसीपी और कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन को और मजबूत बनाने में जुट गई है। दूसरी ओर बीजेपी की मुश्किल बढ़ती जा रही है। कुछ महीने बाद बृहन्मुंबई महानगर पालिका में चुनाव होने वाले हैं। इसमें महाविकास आघाड़ी सरकार के तीनों दल मिलकर चुनाव साथ लड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी का भट्टा बैठना तय माना जा रहा है। बीजेपी जानती है कि जब तक ये महाविकास आघाड़ी सरकार को नहीं गिराती, महाराष्ट्र में उसकी राजनीतिक कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए बीजेपी नेता दो महीनों में ये बयान देकर अपने कार्यकर्ताओं को दिलासा देते रहते हैं कि ठाकरे सरकार गिर जाएगी। बीजेपी बस ये देख रही है कि अर्नब के खिलाफ खुलकर कौन बोल सकता है। उसे 2 लोग मिले हैं और उसने दोनों के सिर पर खुलकर हाथ भी रखा है, लेकिन महारथियों की इस लड़ाई में ये दोनों प्यादे से ज्यादा कुछ नहीं है। महाविकास आघाड़ी की सत्ता से विदाई के लिए बीजेपी आगे भी पूरा जोर लगाएगी। उसके नेता राज्यपाल भगत सिंह किशोरी से मिलकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते रहते हैं और उनकी राजभवन में लगातार सक्रियता बनी रहती है। बीजेपी ऐसे प्यादों की तलाश कर रही है जो उद्धव ठाकरे को पूरे देश की नजरों में कमजोर और सोनिया गांधी के सामने झुकने वाला मुख्यमंत्री साबित कर सके। हो सकता है वो फिल्म और सिने जगत से कुछ और प्यादे खोज भी ले, लेकिन सत्ता की इस भूख में उसने राजनीतिक मर्यादा और संबंधों के औपचारिक सम्मान को भी खत्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन।